वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर के बारे में देखने वाले हैं। इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर होता है प्रोकैरियोट्स में भी होता है और ये यूकैरियोट्स में भी होता है। किस तरीके से होता है, कैसे होता है, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक डीएनए प्रेजेंट है। अब ये जो डीएनए वो किसी भी रीजन की वजह से डिस्टॉर्टेड हो चुका है। डिस्टॉर्टेड हो जाने का मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ चुका है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ, समझो यहाँ पर जो एडजेसेंट थाइमीन है उन्होंने एक डाइमर बना लिया। अगर वो डाइमर बना लेंगे तो ये इस वजह से क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर है, शेप है डीएनए का, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली तो ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ऐसे अगर मैंने कहा कि समझो यहाँ पर कोई और ग्रुप प्रेजेंट था और उससे केमिकल आके अटैच हो गया, इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर कब किया जाता है, जब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो जो हो चुका हो डिस्टॉर्टेड, वो अब नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है किसी भी एक रीजन में, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर किया जाता है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर की बात करें तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे थाइमिडीन डाइमर बन जाएगा, तो ये कब बनता है, जब यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब यूवी रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब किया जाएगा और ये रेडिएशन बनेगा तो इसमें एक और एंजाइम भी है और एक और रिपेयर सिस्टम भी होता है जिसको यूज किया जाता है, जिसमें फोटोलाइज आ सकता है। अगर वो रिपेयर सिस्टम नहीं वर्क कर पाता तो उसमें फिर न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर यूज किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर क्या करेगा, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आएंगे जो कि इस डिस्टॉर्शन को डिटेक्ट करेंगे, इस रीजन को रिमूव करेंगे। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्मॉल रीजन को रिमूव करते हैं और स्मॉल रीजन को रिमूव करने के बाद फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि इस पूरे के पूरे रीजन को फिर से क्या कर देगा, फिर से बना देगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम इन दो न्यूक्लियोटाइड को ही नहीं रिमूव करेंगे या एक ही न्यूक्लियोटाइड को रिमूव नहीं करेंगे, हम एक स्मॉल रीजन को रिमूव करेंगे। तो अब ये प्रोटीन्स किस तरीके से होते हैं, कैसे आते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि फिर से हमारे पास इस तरीके से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है जो कि डिस्टॉर्टेड हो चुका है, यहाँ पर इस तरीके से थाइमिडीन डाइमर बन चुका है। तो यहाँ पर इसको पहचानने के लिए सबसे पहले दो प्रोटीन्स आते हैं जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है UVRA एंड UVRB। ये दोनों किस फॉर्म में आएंगे, ये दोनों आएंगे एज अ डाइमर के फॉर्म में। इनका क्या काम होगा, इनका काम होगा ये स्कैन करेंगे जीनोम को, ताकि क्या कर सके, ताकि पहचान सके कि कहीं पे तो डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है क्या, और उसको फिर एलिमिनेट करने का जो भी प्रोसीजर है वो शुरू कर सके। तो यहाँ पर इन दोनों में से डिटेक्ट करने का काम क्या होता है, किसका होता है, UVRA का होता है। UVRA रिस्पॉन्सिबल होता है डिटेक्ट करने के लिए डिस्टॉर्शन को। तो जैसे ही यहाँ पर ये डिटेक्ट करेगा डिस्टॉर्शन को, UVRA निकल जाएगा। यस, UVRA ने डिटेक्ट किया और फिर वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बोला कि ये UVRA है और इसके साथ कौन प्रेजेंट है, UVRB प्रेजेंट है। अब इन्होंने क्या किया, इस तरीके से हमारे पास ये डीएनए है जो कि डिस्टॉर्टेड है। यहाँ पर इन्होंने देख लिया कि इधर कुछ तो गड़बड़ है, इधर थाइमिडीन डाइमर प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। इन्होंने जैसे ही डिटेक्ट किया उसके बाद यहाँ पे UVRA तो रिमूव हो जाएगा और UVRA की जगह कुछ और आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, UVRA रिमूव हो जाएगा। अब जब ये स्कैन कर रहे थे, इस पूरी चीज को स्कैन करने में एनर्जी यूज होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या यूटिलाइज हुई है, यहाँ पर यूटिलाइज किया गया एनर्जी को, ATP को। अब इसके बाद एक बार यहाँ पर UVRA रिमूव हो गया है तो UVRA के रिमूव होने के बाद नए प्रोटीन को रिक्रूट किया जाएगा। जब UVRA रिमूव हुआ तो उसके रिमूवल के लिए भी हमें क्या लगानी पड़ी, एनर्जी लगानी पड़ी और इसको रिमूव करना पड़ा। एक बार ये रिमूव हो गया तो यहाँ पर ये जो UVRB है ये किसी और को लेकर आएगा और किसी और को यहाँ पर रिक्रूट करेगा। इस बार इसने किसको लेकर आया, इसने लेकर आया UVRC प्रोटीन को। तो यहाँ पर इस तरीके से UVRB वैसा का वैसा प्रेजेंट है और अब ये किसको ले आया, इसने रिक्रूट किया है UVRC को। इसको रिक्रूट किसने किया है, रिक्रूटेड बाय UVRB। अब ये जो UVRC है ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ये एज अ एंडोन्यूक्लियस के तौर पे एक्ट करेगा और ये क्या करने वाला है, ये कट करने वाला है। कहाँ पे कट करेगा, ये 5 प्राइम एंड पे भी कट करेगा और 3 प्राइम एंड पे कट करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला जो हमारा डीएनए है जो जिस पे डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है, तो इसके यहाँ पे 5 प्राइम एंड है और इसका यहाँ पर 3 प्राइम एंड है। दोनों ही तरफ ये इंसिशन कॉज करेगा, 5 प्राइम एंड की तरफ भी कॉज करेगा और 3 प्राइम एंड की तरफ भी कॉज करेगा। बस यहाँ पर ये 5 प्राइम एंड पे कॉज करेगा 8 न्यूक्लियोटाइड अवे।
एक न्यूक्लियोटाइड अवे का मतलब क्या हुआ कि जहां पर ये डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है, जहां पर ये लेशन प्रेजेंट है, इससे 8 न्यूक्लियोटाइड अवे 5 प्राइम की तरफ कट करेगा। वहीं यहां पर 3 प्राइम की तरफ ये कब कट करेगा, 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड अवे। तो यहां पर 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड अवे इसने यहां पे कट कर दिया। ये कट करने के लिए भी इसको क्या लगेगी, ऑब्वियसली इसको यहाँ पे भी लगेगी एनर्जी, यहाँ पर भी एटीपी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो अब इस वजह से हमारे पास किस तरीके की कंडीशन बच जाएगी, इस तरीके से जैसे कि हमारा ये वाला जो डीएनए है तो नीचे वाला डीएनए और यहाँ पर ये ऊपर वाला डीएनए जिसमें डिस्टॉर्शन है, तो यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, फिर यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर फिर से कट लग गया और ये इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर है थाइमीन थाइमिन डाइमो, थाइमिन थाइमिडीन डाइमो प्रेजेंट है इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट है 5 प्राइम एंड, यहाँ पर प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड। अब ये क्या होगा, अभी भी स्टिल ये डबल स्ट्रैंडेड तो है, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स ने क्या कर रखा है, एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर रखा है। तो अब इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर ये दोनों कैसे हो पाएंगे, इन दोनों को हमें डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हेलिकेज आएगा। सबसे पहले इस स्टेप में क्या हो जाएगा, इस स्टेप में रिमूवल हो जाएगा UVRB एंड UVRC का, क्योंकि उसमें हमें अब किसी की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एंट्री किसकी हो जाएगी, एक हेलिकेज की हो जाएगी जिसका नाम है UVRD। UVRD हेलिकेज क्या करेगा, इस पूरे के पूरे पैच को अनकॉइल करेगा ताकि ये अलग हो जाए। तो इसकी वजह से हमारे सामने किस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, फिर से यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 5 प्राइम एंड है और यहाँ पर इस तरीके से 3 प्राइम एंड है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से अब ये इतना सा सेगमेंट हमारे पास रह गया। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 प्राइम OH प्रेजेंट है। हमें पता है अगर हम यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को बुलाएंगे तो डीएनए पॉलीमरेज इस गैप को फिल कर सकता है। तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा इस गैप को फिल करने के लिए, और यहाँ से ये फिल करते 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 यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा ये रह जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर लास्ट में कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर लास्ट को इसको चिपकाने के लिए कौन आ जाएगा, डीएनए लाइगेज आ जाएगा। डीएनए लाइगेज फाइनली इसको आके ज्वाइन कर देगा और हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर से मौजूद है। किस तरीके से, ये पूरा स्टेप है। अगर हम यहाँ पर फिर से देख रहे तो सबसे पहले आया UVRA और UVRB डाइमर के फॉर्म में आया जिसने इसको डिटेक्ट किया। UVRA निकल गया है, दोनों प्रोसेस में एनर्जी लगी है। यहाँ पर UVRB ने UVRC को रिक्रूट किया है, UVRC ने दोनों तरफ इंसिजन लगाया है, 5 प्राइम की तरफ 8 न्यूक्लियोटाइड अवे और 3 प्राइम की तरफ 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड अवे, उसके लिए फिर ATP लगी है। उसके बाद UVRB और UVRC निकल गया, UVRD ने हेलिकेज के तौर पे अनवाइंड किया डीएनए को। यहाँ पर इसने क्या किया, अनवाइंड किया ताकि रिमूव हो सके, और फिर डीएनए पॉलीमरेज ने आके यहाँ पर क्या कर दिया, वापस करवा दिया। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज कौन सा आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। तो इस तरीके से पूरी कहानी चलती है। और अगर इस स्टेप में देखें, यानी कि हम प्रोकैरियोट्स में देखें, तो प्रोकैरियोट्स में टोटल कितने लंबा सेगमेंट यहाँ पे निकला है, तो यहाँ पर करीब करीब निकलता है 12 से 13 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सेगमेंट। न्यूक्लियोटाइड को हम रिमूव करते हैं प्रोकैरियोट्स की कंडीशन में। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में भी जो प्रोसेस है वो लगभग सेम होता है, बस यहाँ पर जो प्रोटीन्स आते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए आया था UVRA, तो यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए आता है XPC। ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे कि UVRA वर्क कर रहा था। ऐसे ही यहाँ पर हेलिकेज के तौर पे कौन आता है, हेलिकेज के तौर पे यहाँ पर आएगा XPA एंड XPD, जिसका काम होगा डबल स्ट्रैंडेड को अनकॉइल करना। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी आता है ताकि यहाँ पर वापस से कॉइलिंग ना हो जाए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी आएगा यहाँ पर जिसका नाम होता है RPA। उसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड पे कट करने के लिए और 3 प्राइम एंड पे कट करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 3 प्राइम एंड पे कट करने के लिए जो एंडोन्यूक्लियस आता है उसका नाम होता है XPG। वहीं जो 5 प्राइम एंड पे कट करता है उसका दूसरा नाम होता है और उसका नाम होता है ERCC1 XPF। ERCC1 XPF। तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग टोटल प्रोटीन्स आते हैं और यूकैरियोट्स की कंडीशन में टोटल 24 से लेकर 32 न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव किया जाता है। इतने न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव किया जाता है, वहीं प्रोकैरियोट्स में इतने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव नहीं किया जा रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये UVRA, UVRB, UVRC क्यों बोला गया, क्योंकि ये रिलेटेड है UV रेडिएशन से, तो इसलिए इनका नाम लिया है UVR।
अगर हम इन यूवीआर की बात करें तो इनको एनकोड कौन करता है, यूवीआर जीन एनकोड करता है। अगर इस यूवीआर जीन में किसी भी वजह से म्यूटेशन आ गई तो वैसा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, वो सेंसिटिव होगा, वो लाइट से सेंसिटिव होगा, और वो सनलाइट से तो स्पेशली सेंसिटिव होगा, यूवी रेडिएशन से सेंसिटिव होगा, क्योंकि वो उसको डैमेज कॉज कर सकती है, और उसमें ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर हो भी नहीं पाएगा, और वो थाइमिन डाइमर को रिमूव भी नहीं कर पाएगा। ऐसी ही कंडीशन ह्यूमंस में भी होती है, जिसको बोला जाता है ज़ीनोडर्मा पिगमेंटोसम। ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और इसका नाम है ज़ीनोडर्मा पिगमेंटोसम। अगर ये डिजीज ह्यूमंस में होती है तो उसकी वजह से जो ह्यूमंस होंगे वो सनलाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, और उनको स्किन कैंसर होने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। ये सनलाइट से सेंसिटिव होते हैं। ये जो डिसऑर्डर है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, और अगर यहाँ पर जो पर्सन है वो अगर सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो उसमें स्किन कैंसर होने के डर रहेंगे। यहाँ पर ऐसे 7 जीन्स देखे गए हैं जिनके म्यूटेशन की वजह से ये आपको डिसऑर्डर हो सकता है, जिसको ज़ीनोडर्मा पिगमेंटोसम कहते हैं। जैसे कि XPA, C, D, F, G कौन कौन है, जैसे कि XPA, XPD, XPG, XPF, इनके म्यूटेटेड होने की वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है XPC। तो ये पर्सन्स कैसे होंगे, ये जो है ये सनलाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, और इनमें अगर थाइमिन डाइमर बनता है तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर से। सो आई होप गाइस कि ये जो लेक्चर है आपको न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।